बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि जो कोई भी सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ कोई पोस्ट लगाएगा तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो कि बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले दहशत गर्दों के साथ सलूक किया गया था। मतलब जिस तरह से उन दहशत गर्दों को हैंडल किया गया था, बिल्कुल उसी तरह जो कोई भी फौज के खिलाफ पोस्ट लगाएगा उसे भी वैसे ही हैंडल किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया, हमले की मजम्मत की और शहीदों के लिए मगफरत की दुआ की। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने पर मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ मजम्मती करारदाद को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लेना काफी है या कुछ मजीद भी करने की जरूरत है। और इसके अलावा एक्सप्रेस वाक़े पर एक मौकफ है DGISPR की तरफ से और एक मौकफ है जो कि वहां से जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं उनका। अब DGISPR का मौकफ और जो बच के आए हैं उनका मौकफ आपस में मीट नहीं करता, उसमें बहुत सारा इख्तलाफ मौजूद है। तो इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कुछ सवालात आपके सामने रखेंगे, कुछ आपकी राय हम लेंगे कि क्या DGISPR साहब जो फरमा रहे हैं वो करीने क्यास है, लॉजिकल है और ह्यूमन माइंड को वो बयान अपील करता है या नहीं करता, और जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं उनका जो मौकफ है वो किस हद तक सही है या गलत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हुकूमत की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है इस हवाले से तलाल चौधरी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बहुत सारे ट्वीट्स और बयानात जो सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं इनको भी हुकूमत इसी तरह हैंडल करेगी जैसे इन दहशत गर्दों को कर रही है। इन्होंने स्पेसिफिक इशारा दिया है कि जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में जो सलूक दहशत गर्दों के साथ किया गया था वही सलूक उन लोगों के साथ किया जाएगा जो कि फौज के खिलाफ बात करते हैं या तनकीद करते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से कोई ना कोई पोस्ट लगाते हैं। तो आपको पता है कि दहशत गर्दों को किस तरह से हैंडल किया जाता है। ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, उनको जहन्नुम वासल किया जाता है और उनके ऊपर बम फेंका जाता है वगैरह वगैरह। तो अब तलाल चौधरी साहब को बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई कि वो ये बात किन लोगों के लिए बोल रहे हैं। मतलब कि जो पाकिस्तानी हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस मुल्क के, इस फौज के, इस अदारों के खैर खा हैं, उनका कसूर सिर्फ ये है कि अगर वो अपनी सोच के मुताबिक कोई बात करते हैं या अपनी सोच के मुताबिक तनकीद करते हैं जो कि उनका हक है, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनके खिलाफ वैसे ही ऑपरेशन किया जाएगा जिस तरह से दहशत गर्दों के खिलाफ किया गया था। मैं तलाल चौधरी साहब की इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं क्योंकि ये एक फुल स्टेटमेंट है और एक बिल्कुल बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट है। आप किसी के मुंह के ऊपर टेप नहीं लगा सकते। देखिए, ये एक अलग बात है कि आप पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा करें या आप फौज की मुखालफत करें या आप फौज को डिग्रेड करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप बात करते हैं, आप सवाल करते हैं, आप तनकीद करते हैं तो ये सबका राइट है। और अगर कोई बंदा अपना हक इस्तेमाल करे तो उसे जबरदस्ती चुप नहीं करवाया जा सकता। आप अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे या आम लोगों को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट करेंगे तो आप जबरदस्ती तो कर सकते हैं लेकिन किसी की सोच पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। और खास तौर पर आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि जो एक्सप्रेस वाकया बलूचिस्तान में हुआ उस पर DGISPR का जो मौकफ है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। अब जब ये मौकफ दिया गया था तो उस वक्त मैं समझता हूं कि स्टोरी थोड़ी सी तरतीब के साथ अगर बना ली जाती, थोड़ी सी लॉजिकल होती, ह्यूमन माइंड को अपील करती, बात समझ में आने वाली होती तो शायद इस तरह से सवालात ना उठते, इस तरह से तनकीद ना होती। तो मेरा सबसे पहला तो ये सुजेशन है कि आप अपना स्टोरी राइटर तब्दील कर लें, क्योंकि अगर आपका स्टोरी राइटर यही रहा तो फिर तनकीद होगी, सवाल होगा, जवाब मांगा जाएगा और फिर आप
ان کے ساتھ جس طرح سے مرضی سلوک کریں، دہشت گردوں جیسا سلوک کریں یا جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو موقف ہے وہ بہت سارے سوالات چھوڑ گیا ہے، اور خاص طور پر بہت بڑا کنٹراڈکشن اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ بچ کے وہاں سے آئے ہیں ان کا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ چلیں اس پر تو بات ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے جعفر ایکسپریس آپریشن میں فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور حملے کی مذمت کی، اور جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے اور جو مسافر شہید ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی اور اس حوالے سے تعزیت کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ یہ ملک دشمن ہیں، یہ فوج کے مخالف ہیں، اور یہ جو واقعہ بلوچستان میں اس وقت ہوا اس کو خاص طور پر تین طاقتوں نے بڑا اس حوالے سے ہائپ کریٹ کی۔ ایک دہشت گرد جماعت، انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، ایک ہندوستان نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جب اپنی پریس ریلیز جاری کی تھی تو انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ فوج مخالف بیانیاں بناتے ہیں، اور جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا انہیں فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے فوج کی مخالفت کی۔ تو اس حوالے سے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اپنا بیانیہ دیا اور اس بات کو کلیئر کیا، اس پر افسوس کا اظہار کیا، فوج کو خراج تحسین پیش کیا، اور جو فوج کی طرف سے قربانیاں ہیں اور جو کامیاب آپریشن، فوج کے مطابق جو کامیاب آپریشن ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ اچھا، اس حوالے سے آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران خواجہ آصف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پروپوگنڈا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی اس حوالے سے کوئی خدمات نہیں ہیں، اور جو دہشت گردوں نے مسافروں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے والنٹیئرڈ ان کو چھوڑ دیا ہے، سیکیورٹی فورسز نے انہیں بازیاب نہیں کروایا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ کس نے اس طرح کی پوسٹ لگائی ہے، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو خواجہ آصف صاحب اس بات کو گول مول کر کے، ٹال مٹول کر کے نکل گئے، اور انہوں نے اس بات کو کلیئر نہیں کیا۔ دیکھیں، صرف کسی کے اوپر الزام لگا دینے سے، اب کوئی بندہ اگر اس طرح کی کوئی پوسٹ لگاتا ہے یا تنقید کرتا ہے یا سوال پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہو گیا یا وہ فوج کا دشمن ہو گیا۔ تو اس طرح کے جب الزامات لگائے جا رہے تھے تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان بندوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اس بات کو کلیئر کر دیا، جب ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات کی ہی اہمیت ہوتی ہے، دیگر جو لوگ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہی نہ ہو کہ ان کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اس ساری صورتحال کو کلیئر کر دیا ہے اور فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، اور فورسز کی طرف سے جو قربانیاں ہیں ان کو ایڈمٹ کیا، اور حملے کی مذمت کرتے ہوئے تعزیت بھی کی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک واقعے کی وجہ سے تمام جماعتیں متحد ہو گئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پیش کی اور متفقہ طور پر اسے منظور بھی کر لیا گیا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، وہ صرف اور صرف سیاسی نوعیت کے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں پر بات پاکستان کی آئے گی، پاکستان کی سالمیت کی آئے گی، دشمن سے لڑنے اور ٹکرانے کی آئے گی، دشمن کو شکست دینے کی آئے گی، تو وہاں پر ضروری ہے کہ تمام جماعتیں متحد ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ قرارداد پر اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان کے دستخط موجود ہیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے اور ملک کے امن کو تہ بالا کرنے والی دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کا عزم کرتی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی گروہ، کوئی فرد کو
मुल्क के अमन, खुशहाली और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क की इलाकाई हदूद में खौफ, नफरत या तशद्दुद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करारदाद में मजीद कहा गया है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में दहशत गर्दी की किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अनथक मेहनत करने का अहद करते हैं। करारदाद के मुताबिक ईवान इन बहादुर मर्दों और खवातीन का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने इस अलमनाक वाक़े में अपनी जानों का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान, FC और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों को उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म, बहादुरी और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को बेअसर करने में उनकी बहादुराना कोशिशें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म और तैयारी की अक्कासी करती हैं। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हो जाएंगे। तमाम शक्लों में इंतहा पसंदी को मुस्तरद किया जाए और आने वाली नस्लों के लिए हमारी कौम के अमन, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अच्छा जी, अब खास तौर पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि DGI-SPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसपे उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया, और जिस हवाले से मैं कह रहा था कि उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं और जो लोग वहां से जिंदा बचकर आने वाले हैं उन लोगों ने भी अपना एक मौक़िफ़ बयान किया जो कि बिल्कुल कंट्राडिक्टेड है। इनकी स्टोरी आपस में बिल्कुल भी मीट नहीं करती। तो DGI-SPR साहब का मौक़िफ़ था कि जौफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में ले लिया और इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के नतीजे में जितने भी यरगमाली थे उन्हें बाजियाब करवा लिया गया। लेकिन तमाम यरगमालियों को बाजियाब नहीं करवाया गया क्योंकि तकरीबन 200 के लगभग जिनका जिक्र किया गया है कि जिनको बाजियाब करवाया गया, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि बकिया लोग किधर थे। क्योंकि DGI-SPR की रिपोर्ट के मुताबिक या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उस ट्रेन के अंदर 440 मुसाफिर सवार थे और 200 के लगभग मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। बकिया जो मुसाफिर थे उनके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि वो कहां पर मौजूद हैं। और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 21 मुसाफिर शहीद हो गए और 4 सिक्योरिटी एहलकार उसमें शहीद हुए। तकरीबन 15 से 20 मुसाफिर जख्मी हुए और 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया गया। अब DGI-SPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक कि दहशतगर्दों ने ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों को इस तरह से यरगमाल बनाकर रखा हुआ था कि उन्हें मुख्तलिफ टोलियों में रखा हुआ था और जिक्र किया गया कि 3 मुख्तलिफ टोलियों में उन्हें रखा गया था और उन टोलियों में यानी उन यरगमालियों के दरमियान एक सुसाइड बम्बर को भी बैठाया गया था। यानी कि 3 मुख्तलिफ टोलियों में यरगमालियों को तकसीम किया गया और उन टोलियों में एक सुसाइड बम्बर को भी बैठाया गया था। अब इस के ऊपर जो मेरी तरफ से सवालात हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो वहां से जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं उन की जो दास्तान है, उनकी जो कहानी है, वो जो बयान करते हैं कि हम वहां से कैसे बचकर निकले, उसका जिक्र करना भी जरूरी है। पहले मैं जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं उनकी जो कहानी है वो आपके सामने रखूंगा। DGI-SPR की कहानी को मैंने ज्यादा तफसील के साथ बयान नहीं किया। वो एक सिंपल सी स्टोरी है कि हमने ऑपरेशन किया, 33 दहशतगर्दों को हमने जहन्नम वासल कर दिया और जितने भी लोग दहशतगर्दों के कब्जे में थे उन्हें हमने बाजियाब करवाया और 21 मुसाफिरों की शहादत हो गई वगैरह। ये एक बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है। आप इसको पहले भी रात से लेकर अब तक काफी दफा सुन चुके और पढ़ चुके होंगे। लेकिन अब जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं और इसके बाद इस सारी स्टोरी के ऊपर जो सवालात उठते हैं उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, रात के आखिरी पहर मोहम्मद नमान को एक मौका मिला। उनकी बोगी की निगरानी करने वाले 3 मुसल्लह अफराद गहरी नींद में थे। अच्छा, ये जो मुसाफिर वहां से जिंदा बचकर आए हैं और उन्होंने अपनी जो दास्तान बयान की है इसको डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, उस हवाले से मैं ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा कि रात के आखिरी पहर मोहम्मद नमान को एक मौका मिला। उसकी बोगी की निगरानी करने वाले 3 मुसल्लह अफराद गहरी नींद में थे। उन्होंने भागने का मंसूबा बनाया। ये जिंदगी और मौत का जुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने अपने साथी मुसाफिरों को कायल किया। 30 साल मोहम्मद नमान और जाफर एक्सप्रेस में सवार दर्जन से जायद मुसाफिर ट्रेन से बाहर आए और करीबी पहाड़ों की जानब भागने लगे। उन्हें अपने अकब से फायरिंग की आवाजें आ रही थी।
हर तरफ से इन पर गोलियां बरसाई जा रही थी, लेकिन इन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नमान ने बताया कि हमने पैदल 4 घंटों तक सफर किया और फिर हम फ्रंटियर कोर यानी कि एफसी की चौकी पर पहुंचे, जहां हमें रोका गया। मोहम्मद नुमान इन खुशकिस्मत मुसाफिरों में शामिल हैं जिन्हें इस हाई जैकिंग में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इनके बहुत से दोस्त इनकी तरह खुशकिस्मत नहीं थे। उन्होंने dan.com को बताया, हम तकरीबन 20 साथी गुज़िश्ता चंद माह से अफगानिस्तान में काम कर रहे थे और हमने चंद हफ्तों के लिए अपने घर गुजरांवाला और लाहौर जाने का फैसला किया था। बदकिस्मती से सिर्फ 3 दोस्त जिंदा बच पाए, दीगर या तो मारे गए या वो अभी तक लापता हैं। इनमें से कुछ को नुमान की आंखों के सामने मार दिया गया। वो याद करते हैं, एक झटके से ट्रेन के रुकने के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। दहशतगर्द बोगियों में दाखिल हुए और उन्होंने तमाम मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू किए। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पूरे ना किए तो वो हम सबको मार देंगे। वो दहशतगर्द बड़ी तादाद में थे जो पहाड़ों पर तैनात थे। फरार होने वाले एक और मुसाफिर मोहम्मद नवीद ने बताया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों से कहा कि वो एक एक करके ट्रेन से बाहर आए। उन्होंने खवातीन को अलग किया और उनसे कहा कि वो जा सकती हैं। उन्होंने मोमर और ज़ईफ अफराद को भी जाने दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि DGISPR साहब की जो प्रेस रिलीज थी या मीडिया टॉक थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने जितने यरगमाल लोग थे उन्हें बाजियाब करवाया। लेकिन अब यहाँ पर जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं, उनमें से जो लोग कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने 3 तरह के लोगों को जाने की इजाजत दे दी। एक जो बच्चे थे, दूसरे नंबर पर जो खवातीन थी और तीसरे नंबर पर जो बुजुर्ग लोग थे, उन्हें दहशतगर्दों ने वहां से जाने की इजाजत दे दी और कहा कि आप यहां से निकल जाएं और आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब DGISPR का जो मौकफ है वो कुछ और है और जो कि जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं उनका मौकफ कुछ और है। अब एक दूसरी कंट्रोवर्सी यहां पर यह भी पैदा होती है कि DGISPR साहब ये कहते हैं कि वहां पर 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया, लेकिन जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं वो तो कुछ और ही दास्तान सुनाते हैं। वो कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, मुसाफिरों को मार दिया गया। अब अगर DGISPR साहब की बात हम देखें तो वो तो कहते हैं कि हमने तकरीबन 200 के लगभग मुसाफिरों को बाजियाब करवाया था। अब अगर 200 के लगभग मुसाफिर बाजियाब हुए हैं तो उस ट्रेन में तो 440 मुसाफिर थे, तो बाकी 240 मुसाफिर किधर गए? अच्छा, एक यहां पे एक और भी कंट्रोवर्सी है कि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 200 से जायद लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। अब DGISPR के मुताबिक तो 21 लोगों को शहीद किया गया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को देखें तो वो कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद किया गया। अब DGISPR की प्रेस रिलीज को देखें तो वो 21 लोगों की बात करते हैं और जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। चलें, वो एक एक करके ट्रेन से बाहर आई। उन्होंने खवातीन को अलग किया और उनसे कहा कि वो जा सकती हैं। उन्होंने मोमर और ज़ईफ अफराद को भी जाने दिया। उन्होंने हमसे ये कहते हुए बाहर आने के लिए कहा कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब 185 अफराद ट्रेन से बाहर आ गए तो उन्होंने लोगों को अलग अलग करके उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बाजियाब करवाए गए एक और मुसाफिर अरसलान यूसुफ याद करके बताते हैं कि दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर्स, बंदूकें और दीगर हथियारों से लैस थे। उन्होंने यरगमालियों की जात और इलाकों की बुनियाद पर ग्रोहबंदी की थी। अरसलान बताते हैं कभी कभी वो फौजियों को अलग करते और उन्हें मार देते। वो इन फौजियों और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों का हवाला दे रहे हैं जो इस ट्रेन में सवार थे। फिर कभी कभी वो मखसूस लोगों को निशाना बनाते। अगर उन्हें किसी से कोई बुगस होता तो वो मौका पर ही उसे कत्ल कर रहे थे। इसके अलावा 75 साल मोहम्मद अशरफ जो जाफर एक्सप्रेस के जरिए लाहौर जा रहे थे ने .com को बताया कि तमाम मुसाफिर तकलीफ में थे। हम में से कुछ मुंह के बल जमीन पर लेटे हुए थे। उन्होंने कम से कम 1 घंटे में 10 लोगों को कत्ल किया, जिनमें रेलवे पुलिस के 3 एहलकार और 3 पुलिस कमांडोज शामिल थे। उनके हथियार दहशतगर्दों ने छीन लिए थे। मोहम्मद अशरफ ने बताया कि उन्हें उनकी उम्र की वजह से जाने दिया गया। वो बताते हैं, मैं पैदल सफर करके 3 घंटे बाद पनीर स्टेशन पहुंचा, जहां FC एहलकारों ने मुझे और दीगर मुसाफिरों को रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंचाया। तमाम मुसाफिरों को गुज़िश्ता रात कोटा पहुंचा दिया गया। 75 साल मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि मैंने क़यामत और मौत को बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन अल्लाह ने मुझे और दीगर मुसाफिरों को बचाया, हालांकि वो सबको मार देना चाहते थे। बाबर मसीह भी इसी तरह के तजर्बे से गुजरे।
वो और उनकी फैमिली ने ऊंचे नीचे पहाड़ों पर घंटों पैदल सफर तय किया, जिसके बाद वो इस ट्रेन तक पहुंचे जो इन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर कायम आर्जी अस्पताल तक लेकर आई। बाबर मसी ने बताया, हमारी खवातीन ने दहशत गर्दों से इल्तिजा की तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। जब हम भाग रहे थे तो मैंने देखा कि हमारे साथ बहुत सारे लोग भाग रहे थे। अच्छा, ये चंद एक लोगों की दास्तान मैंने ने आपके सामने रखी है। तो मैं वंस अगेन अर्ज कर दूं कि यहाँ पे दो बड़ी कंट्रोवर्सी इस हवाले से हैं कि जो DGISPR का मौकफ था, उनका ये कहना है कि 21 लोगों को शहीद किया गया, मुसाफिरों को शहीद किया गया, लेकिन जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं उनका मौकफ अगर हम देखें तो वो 21 लोगों की बात नहीं करते, वो सैकड़ों की तादाद में जिक्र करते हैं कि जिस तरह से एक बंदा कह रहा था कि 185 लोगों को गोलियां मार दी गई, 10 लोगों को गोलियां मार दी गई, 20 लोगों को गोलियां मार दी गई। तो ये जिस तरह से बयान किया जा रहा है उसमें काफी सारा इख्तलाफ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के साथ ये वाकया और हादसा पेश आया वो सारे सीन के आई विटनेस है, उन्हें ज्यादा इस हवाले से पता है। और जिस तरह से एक ये भी DGISPR सरफ की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हमने उन्हें रेस्क्यू किया, हमने ऑपरेशन किया, हमने दहशतगर्दों को मार गिराया, हमने उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया, हमने 33 दहशतगर्दों को मार दिया। लेकिन जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं वो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने अज खुद छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, औरतों को छोड़ दिया, जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और जिस तरह से मैंने इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स बताई हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जिस तरह से ये कहा जाता है ना कि 20-21 लोगों की शहादत हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर थे उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। अच्छा, अब दो चार मुख्तलिफ किस्म के सवालात मैं आपके सामने रखूंगा। जिस तरह से मैंने अपने वीडियो के आगाज में कहा था कि मैं आपके सामने सवाल रखूंगा और आपसे मैं राय लूंगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो दहशतगर्द थे उनका टारगेट क्या था? उनका मकसद था दहशत फैलाना, उनका मकसद था जितने भी लोग थे उन्हें मार डालना। तो उन्होंने जो वो कर सकते थे उन्होंने डेफिनेटली वो किया होगा। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि वो सिर्फ 21 लोगों को टारगेट करते और बाकी लोगों को जाने देते। अब अगर उन्होंने सिर्फ 21 लोगों को मारा और बाकी लोगों को जाने दिया तो ये सबसे पहला सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा सवाल यहां यह पैदा होता है कि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और DGISPR साहब फरमाते हैं कि जो मुसाफिर थे उन्हें 3 मुख्तलिफ टोलियों में रखा गया था और उनमें एक सुसाइड बम्बर को भी बैठा दिया गया था। तो यहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्या ये बात ह्यूमन माइंड को अपील करती है कि जो लोग दहशत फैलाने के लिए आए हैं, जो दूसरों को मारने के लिए आए हैं, वो क्या मुख्तलिफ टोलियों में बिठाकर वहां पे एक सुसाइड बम्बर को बिठाकर उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ गपशप लगाएंगे या दुख सुख करेंगे या कोई सियासी मामला डिस्कस करेंगे, कोई मजहबी मामला उनके साथ डिस्कस करेंगे, या क्या वो रोजा खुलने का इंतजार करेंगे? ऐसा नहीं होता। जो दहशतगर्द होता है वो बिल्कुल इस बात का इंतजार नहीं करता, ना उसके पास इतना टाइम होता है। जबकि उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जबकि उसको पता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो हरकत में आ चुकी हैं, जबकि उसको पता है कि वो मर जाएगा, तो फिर वो सुसाइड बम्बर भी है, वो लोगों के दरमियान में भी बैठा हुआ है जिसका मकसद उनको टारगेट करना है, और वो खुद टारगेट होके मर जाता है लेकिन उन लोगों को वो टारगेट नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आप अपनी राय का कमेंट में जरूर इजहार कीजिएगा। और इसके अलावा एक तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए थे वो किधर हैं? देखें, मैं समझता हूं कि मीडिया को एक्सेस देनी चाहिए थी कि वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाए, वहां सूरत हाल को ऑब्जर्व करे, जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी तस्वीर बनाए और पब्लिक के सामने रखे। बल्कि ये तो एक दुश्मन को पैगाम देना चाहिए था कि जनाब आपने एक बुज़दिलाना हरकत की है, हमने आपको मार गिराया है, और जो कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसका हम यही हशर करेंगे। और ये वो लोग हैं जो कि निशाने इबरत हैं। तो उन दहशतगर्दों की जिनको टारगेट किया गया, जिनको मार दिया गया, जिनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया, उनकी मीडिया को इजाजत देनी चाहिए थी कि वहां पे आते, सूरत हाल को ऑब्जर्व करते, जो मर गए थे दहशतगर्द उनकी तस्वीर बनाते और दुनिया को दिखाते, और दहशतगर्दों को एक पैगाम देते कि जनाब आप अगर आइंदा से इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो आपके साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा।
तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से कहा जाता है कि 21 मुसाफिर शहीद किए गए, ना तो उस हवाले से कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची, या जिस तरह से ये कहा जाता है कि 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, ना उस हवाले से उनकी कोई तस्वीर या वीडियोस हम तक पहुंची, ना जो मीडिया पर्सन्स हैं उन्हें वहां तक एक्सेस दी गई। और जिस तरह से ये स्टोरी बयान की गई है वो बिल्कुल लॉजिक के करीब नजर नहीं आती। और DGIS PR साहब की तरफ से जो स्टोरी बयान की गई है और जो जिंदा बचकर आने वाले लोग हैं उनकी स्टोरी में बहुत सारा डिफरेंस मौजूद है, और जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इससे डिफर करती हैं। तो मैं समझता हूं कि जो स्टोरी बनाई गई है वो ह्यूमन माइंड को अपील नहीं करती। तो इस चीज को क्लियर होना चाहिए, या फिर DGIS PR साहब को चाहिए कि वो अपना स्टोरी लिखने वाला बंदा तब्दील कर लें, क्योंकि जो स्टोरी बयान की गई है उसे एक कॉमन ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।